एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस के नेचुरल लॉ स्कूल यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, वो भी पूरी डिटेल में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। नेचुरल लॉ स्कूल को डिस्कस करने से पहले आपको ये तो ध्यान होगा कि पिछली वीडियो में हमने अपने जो 5 स्कूल थे जूरिस्प्रूडेंस के, उनको एक एक करके शॉर्ट में समझा था। दरअसल मैंने आपको बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस में 5 इंपॉर्टेंट स्कूल्स होते हैं, 5 अलग अलग विचारधाराएं हैं जो इस बात पर अलग अलग मानी जाती हैं कि लॉ क्या है, कानून क्या है। उस पर जो भी जूरिस्ट हैं, जो अपने अपने अलग अलग थॉट्स, अलग अलग अपनी विचारधारा रखते हैं कि कानून क्या है, इसी हिसाब से वो अलग अलग स्कूल्स में आते हैं। बात करें अगर नेचुरल लॉ स्कूल की, तो ये जो स्कूल है, इस विचारधारा में जितने भी जूरिस्ट आते हैं, जितने भी थिंकर्स आते हैं, वो सब जो लॉ का जो भी सोर्स है, जो कानून का स्रोत है, वो प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल लॉ को मानते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जो नेचुरल लॉ है, जो प्राकृतिक विधि है, अब इसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि श्रेष्ठ विधि, सार्वलौकिक विधि, ईश्वर की विधि, मानवता की विधि। तो कई तरह के नामों से जाना जाता है। और अगर बात करें नेचुरल लॉ की, तो इस स्कूल को हम दार्शनिक विचारधारा के नाम से भी जानते हैं, यानी फिलोसॉफिकल स्कूल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है हमें। और एक और बात, यहाँ पर जो आपका नेचुरल लॉ स्कूल है, ये क्योंकि जो नेचुरल लॉ है उसी को लॉ का सोर्स मानता है। इनका कहना है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी शाश्वत सत्य होते हैं, कुछ ऐसे भी सच होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सच होते हैं जो कभी नहीं बदलते। और इन जूरिस्ट के विचार जो भी नेचुरल लॉ स्कूल में हैं, उनके आपस में विचार भी मिलते हैं। उसी के हिसाब से इन्हें अलग अलग स्कूल में रखा जाता है ना। जैसे अगर हम बात करें इसी स्कूल की, नेचुरल लॉ की स्कूल की, इसके थिंकर्स की, तो ये सभी के सभी जो है लॉ का सोर्स नेचुरल लॉ को ही मानते हैं। अब यहाँ पर इस स्कूल के जूरिस्ट में कई सारे आ जाते हैं, जैसे अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, या और दूसरे जूरिस्ट हैं। तो इन सब के विचार जो हैं वो थोड़े बहुत मिलते हैं, पूरे तो नहीं मिलते लेकिन थोड़े बहुत मिलते हैं। इनका मानना है कि दुनिया में कुछ ऐसे ही इटर्नल, कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो मतलब कभी नहीं बदलते। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेचुरल लॉ स्कूल आपका वैसे अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ है इस स्कूल का। इसकी विशेषताएं अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका जो है वो डेवलपमेंट देख लेते हैं कितने उसमें हुआ है। तो एक तो एंशिएंट पीरियड में नेचुरल लॉ स्कूल कैसे डेवलप हुआ है, तो उसके जूरिस्ट हैं आपके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिसरो। मध्यकाल, जब आप मिडिएवल पीरियड में आएंगे हम, तो इसमें आएंगे संत थॉमस एक्विनास। अगर बात करें रेनेसा पीरियड की, तो इसमें है हॉब्स, लॉक और रूसो। और फिर आती है आपकी मॉडर्न एज, जब ये स्कूल डेवलप हुआ, इसमें है आपके स्टैमलर और जॉन रॉल्स और एक कोहलर भी हैं। तो ये जो है नेचुरल लॉ स्कूल का आपका डेवलपमेंट है। अच्छा, अगर बात करें हम नेचुरल लॉ की, तो नेचुरल लॉ जो होता है वो प्रकृति के कानून यानी नेचर के लॉ पर जोर देता है कि नेचर ने जो कुछ भी बनाया है वो सत्य है। ये विचारधारा, अगर नेचुरल लॉ स्कूल की बात करें, तो ये इस बात पर आधारित है कि प्राकृतिक कानून जो होता है वो हर समाज के लिए, हर सोसाइटी के लिए बिल्कुल सामान्य होता है। और ये जो कानून होते हैं जो नेचर ने बनाए हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, बिल्कुल सही हैं और उचित हैं। प्राकृतिक कानून का स्रोत जो होता है, अगर इस विचारधारा के अकॉर्डिंग हम देखें, तो उसका सोर्स होता है आपका गॉड, यानी ईश्वर ने उसको बनाया है, नेचर ने उसको बनाया है, ऐसा माना जाता है। नेचुरल लॉ स्कूल का ये भी मानना है कि जो नेचर का लॉ है, जो लॉ ऑफ नेचर है, जो प्राकृतिक विधि है, वो किसी लेजिस्लेचर ने घोषित नहीं किया है, बल्कि ये जो है दार्शनिक, महात्मा, पैगंबर वगैरह जो भी आपको जो भी मतलब बताकर गए हैं, जो भी उन्होंने घोषित किया है, वही लॉ है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि नेचुरल लॉ जो है वो ज़्यादातर जो बिल्कुल शाश्वत सत्य है उस पर जोर देता है।
अब हम एक एक करके इनके पीरियड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका एंशंट पीरियड यानी कि प्राचीन काल। इसमें इसमें भी देखिए दो जगह पे बटा हुआ है, यूनानी काल और रोमन काल। यूनानी काल के दार्शनिक जो थे वो मॉरलिटी यानी नैतिकता पर और जो न्याय था, जो जस्टिस था, उन दोनों को एक दूसरे से संबंधित मानते थे। इसमें आपके यूनानी काल में अगर हम बात करें तो यूनानी काल में सबसे पहले आते हैं हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस हेराक्लाइटस का नाम ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा इसमें आपके सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं। हेराक्लाइटस की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ही प्राचीन कानून दर्शन की नींव भी रखी थी। सुकरात की अगर बात करें तो वो क्या कहते हैं, सुकरात का कहना है कि हर व्यक्ति में, जितने भी व्यक्ति हैं उनमें एक अच्छाई होती है। ये सुकरात का कहना है जो यूनानी काल से आपके डील करते हैं। तो हर व्यक्ति में एक अच्छाई होती है, मनुष्य में अच्छे और बुरे के बीच में अंतर करने की क्षमता भी होती है और उसके अंदर एक ऐसी अंतर्दृष्टि होती है जो उसको कानून को परखने में मदद करती है। इसके अलावा अगर बात करें प्लेटो की तो प्लेटो भी आपके इसी दौरान के हैं और इन्होंने कहा है कि जो फाइनल जस्टिस है, जो अंतिम न्याय होता है, वो तर्क के माध्यम से आप ढूंढ सकते हो। मतलब आप अपनी तर्क बुद्धि का यूज़ करो और फाइनल जस्टिस को खोजो। प्लेटो भी जो नेचुरल लॉ है, जो प्राकृतिक कानून है, उसमें सुकरात के ही सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इसके अलावा चौथे आते हैं इसमें अरस्तु। अरस्तु भी प्राकृतिक कानून में ही अपना विश्वास रखते हैं और तर्क, नैतिकता और जो न्याय होता है वो कहते हैं कि लॉ में इन सब के तत्व होते हैं। जो प्राकृतिक कानून है उसमें आपका तर्क भी होगा, उसमें मॉरलिटी, नैतिकता भी होगी और न्याय यानी कि जस्टिस भी होगा। इनके अकॉर्डिंग मनुष्य जो है वो दो तरह से अपने इस नेचर का हिस्सा होते हैं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि यूनानी काल में जितने भी इम्पोर्टेंट जूरिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को, इस नेचुरल लॉ में अपना जो है रोल प्ले किया है। इसके बाद आता है रोमन काल। रोमन काल में सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं सिसरो। सिसरो जो है वो रोमन काल से डील करते हैं और नेचुरल लॉ का जो सिद्धांत है उसको इन्होंने एक नया रूप दिया है। इनके अकॉर्डिंग जो कानून है, जो लॉ है, वो प्रकृति में सबसे बड़ा कारण है जो हमें ये ऑर्डर देता है कि हमें क्या करना चाहिए, और जो इसके विपरीत है, जो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, उसको हमें करने से रोकता है कि हमें उस चीज़ को नहीं करना है जो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है। तो एक तरीके से रोमन काल में भी नेचुरल लॉ स्कूल अच्छे से डेवलप हुआ है और यूनानी काल में भी। यूनानी काल में ज़्यादा जूरिस्ट मिलते हैं और रोमन काल में है आपके सिसरो। अगर बात करें मेडाइवल पीरियड की, जब आपका एंशिएंट पीरियड खत्म होता है तो फिर आता है मेडाइवल पीरियड। तो ये वो टाइम था जब आपका मेडाइवल पीरियड में जितने भी कैथोलिक दार्शनिक थे, कैथोलिक जो फिलोसफर थे, उन्होंने नेचुरल लॉ में एक नया सिद्धांत दिया था। इसमें आपके मिलते हैं सेंट ऑगस्टाइन, ग्रेगरी और थॉमस एक्विनास। तो ग्रेगरी का आपको नाम ध्यान रखना है, थॉमस एक्विनास तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। तो ये कुछ इस टाइम के जो थे, ये नेचुरल लॉ स्कूल को इन्होंने भी डेवलपमेंट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य ने जो भी लॉ बनाया है, जो भी कानून बनाया है, और जो शाश्वत कानून है उसमें बहुत बड़ा भेद होता है, यानी कि एक बड़ा डिफरेंस होता है जो लॉ किसी इंसान ने, किसी मनुष्य ने बनाया है और जो नेचुरल लॉ होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और इस टाइम पे इन्होंने चर्च को ही बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी थी इस टाइम पे। तो चर्च को सबसे श्रेष्ठ बताते हुए इन्होंने कुछ चीज़ों को मनुष्य की बुरी इच्छाओं का प्रतीक माना है, जैसे कि राज्य सरकार है, गुलामी है, प्रॉपर्टी है। इन सब को के बारे में इनका कहना था कि मनुष्य की बुरी इच्छाओं का ये प्रतीक होते हैं। इनके अकॉर्डिंग जितने भी मानवीय कानून हैं, जो भी लॉ मनुष्य ने बनाया है, और वो बिल्कुल ईश्वर के कानून से अलग होता है, उसकी हमें अवहेलना करनी चाहिए। थॉमस एक्विनास की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जितने भी अन्यायपूर्ण कानून हैं, यानी कि जो आपके साथ अन्याय करते हैं, वो किसी की भी आज्ञाकारिता के लायक नहीं है, यानी आपको उनको फॉलो नहीं करना चाहिए जो लॉ ऐसे होते हैं। नेक्स्ट आता है पुनर्जागरण काल, यानी कि रेनेसा पीरियड। इसमें ह्यूगो ग्रोशियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेनेसा पीरियड में, और इनके अकॉर्डिंग नागरिकों की सुरक्षा करना ही संप्रभु का कर्तव्य है। यानी कि नागरिकों की सुरक्षा, जो भी सिविलियंस रह रहे हैं स्टेट में, वो संप्रभु का कर्तव्य है। जो एक सॉवरेन होता है
उसी को उनके जितने भी प्रोटेक्शन अगर उनको देना है तो उसको देना चाहिए। ह्यूगो ग्रोशियस की अगर बात करें तो इन्हें हम इंटरनेशनल लॉ का फादर भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता इनको कहा जाता है। और इनकी फेमस बुक है डी जूरे बेली एक पैसेज, डी जूरे बेली एक पैसेज। तो ये इनकी फेमस बुक है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि इस बुक के राइटर कौन है। तो ह्यूगो ग्रोशियस पुनर्जागरण काल में आपके आते हैं। इसके अलावा हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, इन्होंने भी इसी तरीके से इस टाइम पे अपने विचारों को डेवलप किया है। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम को आप दो चीज़ में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आप इस एज को निकाल सकते हैं। एक 90th सेंचुरी जिसमें आपका जो नेचुरल लॉ था उसका एक तरीके से पतन हुआ था, है ना, वैज्ञानिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे साइंटिफिक बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई थी, वैज्ञानिक प्रगति बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस कारण। और ऑस्टिन ने इस टाइम पे, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल इस टाइम पे आ चुका था, तो ऑस्टिन ने इस प्राकृतिक विधि विचारधारा की या नेचुरल लॉ की एक तरीके से अवहेलना की है, उसकी आलोचना की है, और आलोचना करते हुए इसे भ्रामक और एक तरीके से अस्पष्ट बताया था। तो एक तरीके से इस टाइम पर नेचुरल लॉ स्कूल की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। नेक्स्ट आता है 20th सेंचुरी। तो इसमें प्राकृतिक कानून का फिर से पुनरुद्धार हुआ, मतलब फिर से वो डेवलप सा होने लगा, क्योंकि 19वीं शताब्दी के सिद्धांत में लोगों की जो 90th सेंचुरी थी उसमें पूरा का पूरा एनालिटिकल स्कूल का प्रभुत्व था। तो उसके बाद आया आपके 20th सेंचुरी में स्टैमलर, कोहलर, ये कुछ ऐसे राइटर आए जो जिन्होंने फिर से नेचुरल लॉ स्कूल की तरफ ये चले गए। तो एक तरीके से 90th सेंचुरी में जहाँ नेचुरल लॉ का पतन हुआ, तो वहीं 20th सेंचुरी में इस स्कूल को फिर से जो है वो आगे विकास की तरफ बढ़ाया गया। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जितने भी आपके ये पीरियड्स हैं इनमें अलग अलग टाइम पे नेचुरल लॉ डेवलप हुआ है, इसकी कुछ विशेषताएं थी और एग्ज़ाम के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कूल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ्स और नोट्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।